पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी को भी एक से अधिक बच्चे को जन्म देने की अनुमति नहीं है, भले ही पहला बच्चा मर जाए। कनाडा अमेरिका की कड़ी सुरक्षा वाली सीमा चौकी पर एक स्वचालित आवाज सभी से अनुरोध करती है कि वे अपने व्यक्तिगत सामान निरीक्षण कार्यालय में ले जाएं। पूर्व सेना अधिकारी जॉन हेनरी ब्रेनिक और उनकी पत्नी करेन ब्रेनिक एक कार में हैं, जिनकी जांच होने वाली है। ये जोड़ा चेकिंग को लेकर घबराया हुआ लगता है। जब करेन अपना हाथ हिलाती है तो उसके ओवरकोट के अंदर पहना हुआ एक चुंबकीय बनियान दिखाई देता है। पता चलता है कि करीन गर्भवती है और वे दोनों वैंकूवर जा रहे हैं ताकि अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे सकें। पहला बच्चा पैदा होने के बाद सरकार महिला की ट्यूब बांध देती है। हालांकि करेन किस्मत वाली रही और वो फिर से गर्भवती हो गई, इसीलिए वो चुंबकीय बनियान उसकी गर्भावस्था को छुपाने के लिए है। जब वे निरीक्षण केंद्र पर पहुंचते हैं तो सैनिक उन्हें उनके सामान के साथ कार से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। जब एक सैनिक करीन का बैग चेक करता है तो उनके सामने एक लड़की को गर्भवती होने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब करीन स्कैनिंग मशीन से गुजरती है तो चुंबकीय बनियान मशीन को गार्ड्स को अलर्ट करने से रोक देती है। जोड़ा सुरक्षित बाहर आ जाता है, लेकिन एक गार्ड उनके पास आता है और कैरन की चुंबकीय बनियान को देख लेता है। एक अलार्म बजने लगता है और सैनिक उन पर हमला कर देती है। जॉन किसी तरह उनसे लड़ता है और करेन के साथ पुल पार करने के लिए भाग जाता है। जैसे ही सैनिक उनका पीछा करते हैं, जॉन करेन से बिना उसके भाग जाने के लिए कहता है और वो अनिच्छा से मान जाती है। जॉन को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन करेन भागने में सफल हो जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जॉन और उसके जैसे अन्य कैदियों को एक वाहन में द फोर्ट्रेस नामक जेल ले जाया जा रहा है। ये एक निजी स्वामित्व वाली अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है जिसे मेंटल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। फोर्ट्रेस एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है और वहां से भागना असंभव है। वे सुविधा के अंदर पहुंचते हैं और गार्ड्स उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते हैं। पृष्ठभूमि में एक आवाज कैदियों का फोर्ट्रेस में स्वागत करती है और खुद को डायरेक्टर पो के रूप में परिचित कराती है। इसके बाद कैदियों को एक कमरे में लाया जाता है जहां सभी को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस किया जाता है। ये सिस्टम उनकी आंख में लगाया जाता है और जब भी कोई कैदी जेल के नियमों का उल्लंघन करता है तो ये सक्रिय हो जाता है। इस प्रक्रिया को इंटेस्टिनेशन कहा जाता है। वो घोषणा करता है कि तकनीक के प्रत्यारोपण के बाद जो कैदी फर्श पर बनी पीली रेखा को पार करेगा उसे पेट में अत्यधिक दर्द होगा और जो लाल रेखा को पार करेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। कैदियों में से एक घबरा जाता है और पीली रेखा पार कर जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है वो दर्द से गिर जाता है। वो गलती से लाल रेखा भी पार कर जाता है। उस आदमी का पेट फूलने लगता है और अंत में फट जाता है। बाकी लोगों को एक लिफ्ट में डाला जाता है जो जमीन के नीचे जाती है। पता चलता है कि ये जेल जमीन के नीचे 30 मंजिल गहरी है। जॉन और उसके साथी कैदी नीनो गोमेज को एक मंजिल पर उतार दिया जाता है। वहां उनका स्वागत एक निगरानी डिवाइस जेट 10 से होता है जो उन्हें एक भीड़भाड़ वाले जेल सेल में ले जाता है। कैदियों में से एक जिसका नाम स्टिग्स है जेड पर चिल्लाता है और कहता है कि सेल में पहले ही बहुत लोग हैं, लेकिन जेड उसे धमकी देता है कि वो उसकी आंतें बाहर निकाल देगा। सेलों में एक लेजर बीम लगी होती है जो कैदियों को बिना जरूरत के बाहर जाने से रोकती है। जॉन अपनी पहचान एक और कैदी जिसका नाम डी डे है से कराता है। जैसे ही वे सोने ही वाले होते हैं, तीसरा कैदी अब्राहम जॉन से कहता है कि सपने मत देखना। सबके सो जाने के बाद जेड कैदियों की जांच करने आता है। वो जॉन के चेहरे को स्कैन करता है और उसके सपने में चला जाता है। जॉन अपने सपने में करेन के साथ प्रेम करने की कल्पना कर रहा है। कहीं और निगरानी कक्ष में कैदियों के निदेशक पो जॉन का सपना देखते हैं और करेन के प्रति मोहित हो जाते हैं। वो जॉन को याद दिलाता है कि सपना देखना एक अनधिकृत मानसिक प्रक्रिया है जो इस सुविधा में अनुमति नहीं है और उसे जगा देता है। उसके पेट में तेज दर्द होता है जिससे वो तड़पने लगता है, जिससे लगता है कि उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। अगले दिन कैदियों को भूमिगत निर्माण कार्य में लगाया जाता है। एक समलैंगिक कैदी मैडॉक्स नीनो का यौन शोषण करता है। जॉन उसकी मदद के लिए आता है और मैडॉक्स से लड़ता है। जेड उनके पेट में लगे डिवाइस को सक्रिय करके हंगामा रोक देता है। बाद में उन तीनों को एक छोटी सी लेजर सेल में रखा जाता है और पूछा जाता है कि लड़ाई किसने शुरू की थी। नीनो मैडॉक्स से इतना डरता है कि सच बताने की हिम्मत नहीं करता। नीनो को बचाने के लिए जॉन झूठ बोलता है कि लड़ाई उसी ने शुरू की थी। इसके बाद उसे पो के ऑफिस ले जाया जाता है जहां अब्राहम पो की दाढ़ी बना रहा होता है। वो जॉन को करेन का शावर लेते हुए लाइव वीडियो दिखाता है। जैसा कि पता चलता है जॉन के बाद करेन को भी गिरफ्तार कर जेल लाया गया था। वो करेन और जॉन के पेट में डिवाइस को सक्रिय करता है जिससे वे दर्द से कराह उठते हैं। यही उसकी सजा है। बाद में अब्राहम जॉन से कहता है कि फ्लोर ए और बी महिलाओं के क्वार्टर हैं, इसलिए करेन भी वहीं हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि करेन अपनी सेल में एक और गर्भवती लड़की से बात कर रही है। जैसे ही उसके पेट में दर्द शुरू होता है, 2 गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। करेन को एहसास होता है कि ये सुविधा उनके नवजात बच्चों के साथ कुछ करती है। पुरुषों के क्वार्टर में मैडॉक्स जॉन से झगड़ा शुरू करता है। सभी पुरुषों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसे सुविधा में मौजूद सभी लोग और पो अपने केबिन से देखते हैं। करेन अपनी मंजिल से अपने पति को देखती है और हैरान रह जाती है। दोनों पक्ष खून से लथपथ हो जाते हैं जब जॉन मैडॉक्स को किनारे से धक्का देता है, लेकिन वो उससे लटक जाता है। पो जॉन को मैडॉक्स को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन जॉन उसकी मदद करता है। तो वह खुद मामले को अपने हाथ में लेता है और एक हथियार का इस्तेमाल करके मैडॉक्स को मार देता है, जिससे उसका पूरा पेट उठ जाता है और उसमें एक बड़ा छेद बन जाता है।
जॉन को मैडॉक्स का पेट में लगा डिवाइस फर्श पर मिल जाता है और वो चुपके से उसे नीनो को दे देता है, इससे पहले कि गार्ड्स उसे ले जाएं। अगले दृश्य में करण एक कमरे में जाती है जहां जॉन एक विशाल मशीन में लटका हुआ है जिसे माइंड वाइप चेंबर कहा जाता है। पो ने उसे जॉन से ये कहने के लिए भेजा है कि वो उनके साथ सहयोग करे। वे कुछ देर बात करते हैं लेकिन गार्ड्स जल्दी ही उसे बाहर खींच ले जाते हैं। मशीन जॉन के साथ चलने लगती है जिससे उसे भ्रम होने लगता है। ये उसकी सजा है क्योंकि उसने डायरेक्टर पो के मैडॉक्स को मारने के आदेश का पालन नहीं किया। जॉन का दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है जब वो अपनी फौज में बिताए समय, अपनी शादी का दिन और अन्य बातें देखता है। 3 दिन बाद पो करेन को अपने कक्ष में बुलाते हैं। वो हैरान है कि जॉन अब तक जिंदा है क्योंकि मशीन पर कोई भी अधिकतम 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाया है। वो करेन को ये प्रस्ताव देता है कि अगर वो उसके कक्ष में उसकी साथी बनकर रहे तो वो जॉन को आजाद कर देगा। कोई और विकल्प न होने पर करण मान जाती है। जब जॉन अपनी कोठरी में लौटता है तो वो पूरी तरह से ब्रेन डेड हो चुका होता है। वो किसी से बात नहीं करता और दर्द के प्रति पूरी तरह से सुन्न हो गया है। करेन ने पो के साथ रहना शुरू कर किया है। एक रात वो जागती है और देखती है कि पो एक कुर्सी पर बैठा है जिससे कई तार जुड़े हुए हैं। जैसा कि पता चलता है उसे एक उन्नत मानव में बदल दिया गया था। वो न तो सोता है और ना ही खाता है बल्कि महीने में 1 बार अमीनो एसिड लेता है। जेल में जन्मे सभी बच्चों के साथ भी यही होता है। उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि उन्हें उन्नत मानव बनाया जा सके, जिससे एक दिन मानव जाति जनसंख्या वृद्धि और भुखमरी से मुक्त हो सके। वो उन पहले बच्चों में से एक हैं जिन पर प्रयोग किया गया था। करेन इस जानकारी से हैरान रह जाती है। 4 महीने बीत जाते हैं और जॉन अब भी ठीक नहीं हुआ है। अब्राहम उसे बताता है कि करण का पेट अब दिखने लगा है और उसका बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। जॉन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन उसकी आंख से एक आंसू गिर जाता है। उस रात करीन पो को शराब पीने के लिए बहला फुसला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके जॉन के सपने को नियंत्रित करती है जिसमें वो जॉन के बचपन के रूप को एक गड्ढे में फंसा हुआ देखती है। वो उसे गड्ढे से बाहर निकालती है जिससे असली जॉन फिर से होश में आ जाता है। उसके साथी कैदी हैरान रह जाते हैं और उसे वापस पाकर खुश होते हैं। जॉन अब्राहम से कहता है कि वो करीम के साथ जेल से भागने में उसकी मदद करे। अब्राहम को शक है लेकिन फिर भी वो जॉन के लिए ये करने के लिए मान जाता है। अब्राहम कैरन को जॉन के ठीक होने के बारे में बताता है। अपनी योजना के सफल होने पर वो खुशी से फूली नहीं समाती। वो दावा करती है कि वो भागने में उसकी मदद कर सकती है और एक योजना बनाना शुरू कर देती है। बाद में नीनो जॉन को वो डिवाइस देता है जो उसने मैडॉक्स की लाश से निकाली थे। उनका साथी कैबी डी-डे जेल आने से पहले कंप्यूटर गीक था। वो डिवाइस को खोलकर उसका अध्ययन करने की पेशकश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि करेन पोके के केबिन से हीरे जैसी होलोग्राफिक लेंस चुरा लेती है। वो लगभग पकड़ी जाती है लेकिन किसी तरह डिवाइस को अपने मुंह में छुपा लेती है। अगले दिन वो डिवाइस इब्राहिम को देती है और उससे कहती है कि इसे जॉन को दे दी। अब्राहम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता लेकिन एहसान के तौर पर यह करने के लिए मान जाता है। लोग सेल की सुरक्षा लेजर किरणों का इस्तेमाल लेंस को सक्रिय करने के लिए करते हैं और सुविधा का होलोग्राम देखते हैं। वे पाते हैं कि निर्माण स्थल के रास्ते बाहर निकलने का एक तरीका है। अगली सुबह अब्राहम लेंस को वापस पो के केबिन में रख देता है। वो करण से कहता है कि वो जॉन को तलाक दे दे और उससे शादी करे। वो दावा करता है कि वो बच्चे को अपना ही मानेगा और यहाँ तक कि जॉन को आजाद करने का वादा भी करता है। करीन अपने पति और बच्चे के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसी बीच डी-डे ये पता लगा लेता है कि इंटेस्टिनेट डिवाइस कैसे काम करता है। ये डिवाइस चुंबकीय है और इसे दूसरों के शरीर से डिवाइस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे इस प्रक्रिया को आजमाते हैं और जब ये काम कर जाती है तो हैरान रह जाते हैं। वे अपने सभी इंटेस्टिनेटर डिवाइस निकाल लेते हैं। अगले दिन जेड द्वारा सतर्क किए जाने पर पो सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखता है जिसमें वो करण को लेंस चुराते और अब्राहम को उसे वापस रखते हुए देखता है। उसे ये देखकर गुस्सा आता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है लेकिन जेड उसे बताता है कि उसकी लापरवाही के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया है। इसी बीच लड़के अपनी योजना को अमल में लाते हैं। वे अपने इंटेस्टिनी डिवाइस को निर्माण स्थल की एक लोहे की पाइप से जोड़ देते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वे आपस में लड़ रहे हों। जैसे ही जेड को इस लड़ाई के बारे में पता चलता है ये इंटेस्टिनेट्स को सक्रिय कर देता है जिससे वे फट जाते हैं। इससे उनके लिए पाइप के जरिए भागने का रास्ता बन जाता है लेकिन पो स्टीम वॉल चालू कर देता है और पाइप में गर्म गैस भेजता है ताकि वे फंसे रहें। वो स्ट्राइक लॉन्स को भी सक्रिय कर देता है जो अब सुविधा के अंदर से समूह पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अब वे पाइप में फंस गए हैं। कैदियों में से एक स्टिग्स घबरा जाता है और फिर से सुविधा के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन क्लोन्स उसे गोली मारकर मार देते हैं। इसी बीच अब्राहम सुविधा में करीम के पास पहुंचता है लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते पो उन्हें ढूंढ लेता है। वह अब्राहम को मार देता है और कुछ सैनिकों को करीम को ले जाने के लिए कहता है ताकि उसके बच्चे को भी अपनी तरह एक उन्नत मानव बनाया जा सके। इसी दौरान लड़के एक क्लोन को मारने में कामयाब हो जाते हैं और पता चलता है कि वो भी एक उन्नत मानव है। जॉन उसकी बंदूक ले लेता है और बाकी क्लोन्स पर हमला करते हैं। वे क्लोन से लड़ते हुए सुविधा के अंदर पहुंच जाते हैं। आखिरकार वे एक लिफ्ट जैसी मशीन के ऊपर चढ़ने में सफल हो जाते हैं जो उन्हें ऊपर ले जाती है। जेल में मौजूद सभी लोग उन्हें भागते हुए देखकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। वे आखिरकार पो के चेंबर तक पहुंचते हैं और करेन से मिलने की मांग करते हैं।
स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसके बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन पो को डिलीवरी रोकने की धमकी देता है, लेकिन चूंकि उसे बर्खास्त कर दिया गया है, सिस्टम उसकी कमांड नहीं मानता। हत्या करने वाले उपकरणों में से एक उन लोगों को पहचान लेता है और उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्दी से बच जाते हैं, जिससे पो उसका शिकार बन जाता है। पो की मौत के बाद डीजे कंट्रोल पैनल पर पहुंच जाता है और डॉक्टरों को करेन पर प्रक्रिया करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो प्रक्रिया पूरी कर सके, एक क्लोन उसे गोली मार देता है। जॉन क्लोन को मारने में सफल हो जाता है और घायल डीडे पूरी सुविधा की बिजली व्यवस्था को बंद कर देता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ डॉक्टर फिलहाल के लिए प्रक्रिया रोक देते हैं। सुरक्षा प्रणाली फेल हो जाती है और हर कैदी भागने लगता है। जॉन और नीनो ही केवल जीवित बच गए। वे करेन को ढूंढने जाते हैं और उसे डॉक्टरों से दूर ले जाते हैं। तीनों एक वाहन में बैठते हैं और आखिरकार उस सुविधा से बाहर निकल जाते हैं। वे तभी रुकते हैं जब वे सीमा पार कर मेक्सिको पहुंच जाते हैं। तरैन एक झोपड़ी में बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है, तभी जिस वाहन में वे आए थे वो अपने आप चलने लगता है। जैसा कि पता चलता है, उसे अब भी सुविधा से ही नियंत्रित किया जा रहा है। वो वाहन नीनो को टक्कर मारता है और उसकी मौत हो जाती है। जॉन बाहर जाकर वाहन से लड़ता है, जबकि करेन झोपड़ी के अंदर प्रसव पीड़ा में है। जॉन पहले वाले हथियार से वाहन पर हमला करता है और उसे उड़ा देता है, लेकिन वाहन झोपड़ी से टकरा जाता है और करन उसके मलबे में दब जाती है। परेशान जॉन अपनी पत्नी को ढूंढता है और उसे पास ही सुरक्षित पाता है। उसके हाथों में एक नवजात बच्चा है। फिल्म खत्म होती है जब दोनों अपने बच्चे को हैरानी से देखते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।